एज ए हिस्टोरियन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस का इस देश में कोई योगदान नहीं है, बल्कि 1925 के बाद से लगातार इन्होंने इस देश के संविधान को तो छोड़िए, इन्होंने मनुस्मृति लागू करने के लिए बहुत परेशान है। और ये इनको कांग्रेस से डर नहीं है, इनको समाजवादी पार्टी से डर नहीं, इनको दूसरी किसी पार्टियों से डर नहीं। इनको अगर डर है किसी बात का तो वाम से संगठन से डर है और अम्बेडकरवादी विचारधारा से डर है। मैंने ये ज्यादा दिन तक मनुस्मृति आधारित समाज को रक्षा नहीं कर सकते। आज ब्राह्मण हमेशा एससी एसटी ओबीसी को आगे लाता था, आज ब्राह्मण मजबूर हो चुका है अपने आप सड़क पर उतरने के लिए। अनिल मिश्रा कौन है? ये ब्राह्मण अपने आप सड़क पर उतर रहा है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस प्रकरण को कैसे देखते हैं सर कि आज की डेट में संविधान लागू है और फिर भी मनुस्मृति जैसा व्यवहार किया जा रहा है? जिस तरह मनुस्मृति में इस बहुजनों को कोई अधिकार नहीं था और वो अगर धर्म ग्रंथ पढ़ लेता था तो उसकी जीभें काट दी जाती थी, आज भी वो दृश्य देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं सर इस चीज को आप? धन्यवाद विवेक, आपने इस सवाल में खुद ही जवाब दे दिया है कि जब धर्म ग्रंथ लागू था, जब मनुस्मृति लागू थी तो लोगों का जीवा काट दिया जाता था। तो आप ही के सवाल में आंसर छुपा हुआ है। और अगर मैं इसका हिस्टोरिकली एनालिसिस करूं तो ये आज की कोई नई घटना नहीं है। ये आए दिन हमारे समाज के साथ ये इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आपको याद होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब गांधी जी से बात करते हुए कहा था कि गांधी जी, वी डोंट हैव ए होमलैंड, हमारे देश में हमारा ही अपना घर नहीं है, अपना समाज नहीं है, हमारे पास जो फिजिकली रहने के लिए तो एक छोटा सा लैंड है, लेकिन जो सोशली है, जो रिस्पेक्टेबल समाज में हमें मिलना चाहिए था, उस तरह का कुछ भी हमारे पास नहीं है। यह बात मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ। आपको याद होगा 1930 के जमाने में जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पूना पेट के संदर्भ में यह बात, पूना पेट के पहले की घटना है, उस बात समझौते की बात चल रही थी, तब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गांधी जी से ये बात कही थी। केवल गांधी नहीं है, आप ये देखिए हमारे संत महापुरुष जहां भी जब भी भारत में रहे, उन्होंने हमेशा से एक नए राज्य की बात करते आए, क्योंकि इस देश में जातिवाद की घटनाएं न केवल आज की है बल्कि तमाम तरह की घटनाएं घटती आई हैं। आपको ये पता होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एनिलिएशन ऑफ कास्ट में भी चकवारा जगह की घटना, हरियाणा में चकवारा है, उस जगह की भी इन्होंने चर्चा किया था, जब वहां पे इनको कुछ दलितों को मारा पीटा गया था। जब्बार पटेल ने जब ये फिल्म बनाई थी तब भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। आप पासी समाज की इस बात व्यक्ति की घटना के जिक्र कर रहे हैं, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो भारत का जुडिशरी का सबसे न्यायालय माना जाता है और उसका सबसे बड़े न्यायालय में सबसे बड़े पद पे CGI बैठे हुए हैं, और जब उनके ऊपर जूता चप्पल फेंका जाता है तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इस देश का चाहे कितना भी बड़ा पद आपके हाथ में हो, आप सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप जाति के दलित हैं। इस देश में जब उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जब पटना जाते हैं या बनारस जाते हैं तो उनके जाने के बाद मंदिर को साफ किया जाता है। इस देश का चीफ मिनिस्टर जो पटना जीतन राम मांझी थे, उनके जाने के बाद मंदिर को साफ किया जाता है। इस देश का OBC चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव के जाने के बाद उनका घर साफ किया जाता है। BP मंडल जब चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तब भी उनके जाने के बाद भी कहा जाता है कि अहीर के लड़के जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो यही होगा। इस देश के DNA में जातिवाद है, यह बात मैं आपसे एक बार नहीं हजारों बार कहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे दलित समाज के लोगों को मंदिर में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? मेरा सवाल एक ही नहीं, 1000 बार ये सवाल कहा गया है। जब आपको मंदिर में जाने से कुछ नहीं मिलता है तब आप मंदिर में क्यों जानते हैं? मैं इस जो पासी समाज के व्यक्ति उनके प्रति में दिली सिंपैथी है। मैं ये जो उनके साथ हुआ ये गलत हुआ, लेकिन साथ ही पासी समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वो न्यूली ब्राह्मण क्यों बनना चाहते हैं? क्या मंदिर में उनको मिलता है? जब रामास्वामी पेरियार ने मंदिरों को डिस्कार्ड करते हुए
देवी देवताओं पर टिप्पणी किया था। न केवल पेरियार साहब की बात है, हमारे देश के सभी महापुरुष जब बार बार आपसे आगाह करते हैं कि मंदिर आपको कुछ देता नहीं, भगवान के पास जाने से आपको कुछ मिलता नहीं, तो फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। और यह बात आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वर्तमान समय में आरएसएस की सरकार है। मैं बार बार कहता हूं कि दो सभ्यताओं का टकराव है, एक बहुजनवादी व्यवस्था का टकराव है, एक हिंदूवादी व्यवस्था का टकराव है, या जिसे आप सनातन कहते हैं। आप ये देखिए कि हिंदूवादी व्यवस्था में जहां पे मनुस्मृति लागू थी, या कास्ट सिस्टम जो फिजिकली नहीं दिखाई पड़ती, इंटरनली दिखाई पड़ रही है, उसमें हम कितने शोषित होते हैं। इसी से आप समझ सकते कि हर भारत का चौथा व्यक्ति जाति को मानता है, एक नहीं चौथा व्यक्ति जाति को मानता है। हर ये आंकड़े बताते हैं, आंकड़े एनसीआरबी के डेटा बताता है कि हर दिन 7 दलितों का घर जलाया जाता है, 10 महिलाओं का रेप किया जाता है, और लगातार घटनाएं घट रही हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है। ये डेटा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का डेटा है कि भारत के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मात्र एक एससी का वाइस चांसलर है, एक एसटी का वाइस चांसलर और 3 ओबीसी के वाइस चांसलर हैं। आप क्या इस देश को अपना देश कह रहे हैं? मैंने कई बार कहा, यह देश हमारा है ही नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं भी नहीं, हम दोयम सिटीजन के नागरिक हैं, दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। यदि हम नागरिक होते तो क्या हमारा सम्मान नहीं होता? मैंने आज ही एक वीडियो लगाया है कि मरने के बाद भी यहाँ पे दलितों को सम्मान नहीं मिलता। मध्य प्रदेश की घटना है जहां पे एक दलित लड़की के पोस्टमार्टम के लिए गार्बेज नामक गार्बेज के व्हीकल पे, उस गाड़ी पे उनका पोस्टमार्टम करने के लिए लिया जाता है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लगातार एक एससी के व्यक्तियों को जाति से गालियां दी जाती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, जब ये कहते हैं नरेंद्र मोदी कि दलितों का अपमान पे हमें गोली मार दीजिए, तो नरेंद्र मोदी इस बात पे क्या कहेंगे? उनके कैबिनेट में लगातार ये घटनाएं घटती हैं। इस देश में राष्ट्रपति होने के बाद आदिवासियों महिलाओं के साथ लगातार झज्जर में, हरियाणा में, पंजाब में, झारखंड में लगातार अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं पड़ रहा? मैं लगातार इस बात का चर्चा करता रहा हूं। रोहित बिमला जैसे नामक छात्र ने फांसी लगा लिया, और एनसीआरबी के डेटा के अनुसार लगातार एससी एसटी के बच्चे दूसरा क्वेश्चन फांसी लगा रहे हैं। जी जी, दूसरा क्वेश्चन लेंगे सर तो कि मैं ये जिस कहना तरह चाहता हूं कि यह देश जो है हमारा देश नहीं है। हम इस देश के 2 दर्जे के नागरिक हैं, और हमारा इस देश में सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमें अपनी जगह परायापन कर दिया गया है। जी जी, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं सर। जिस तरह आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या बहुजन समाज के लोग कतारों में सिर्फ लाइन लगाकर वोट देने के लिए रखे गए हैं? क्योंकि संविधान लागू है, 75 वर्षों से हम कतारों में लग के बहुजन समाज के लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रही है। आज का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि आरएसएस का वीडियो है कि आरएसएस का जो पैदल मार्च जो मुंबई के घाट के ऊपर वहां पर मोहल्ले से गुजर रहा था, तो वहां पर देखने को मिला कि अंबेडकरवादी लोगों ने आरएसएस का बहिष्कार किया। सड़कों पे निकलकर एक तरफ आरएसएस वाले जा रहे हैं, दूसरे तरफ बहुजन समाज के लोगों ने जमकर आरएसएस का विरोध किया। क्या लगता है सर कि आरएसएस के बीच में अगर कोई रोड़ा है तो यही अंबेडकरवादी हैं, इसलिए इनको बार बार अपमानित किया जाता है, या इनको बार बार जिस तरह इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को अपमानित करना पड़ा? तो क्या लगता है सर यही अंबेडकरवादी लोग हैं जिनसे इनको डर है कि यही लोग आज संविधान और मनुस्मृति के बीच में खड़े हुए हैं? क्या कहेंगे आप? दो तरह के इस सवाल का जवाब बनता है। मैं एज ए हिस्टोरियन होने के नाते, इतिहासकार होने के नाते, मैं आपके चैनल के माध्यम से आरएसएस के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान किया है। मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान किया हो। किसी किताब में, चाहे बिपिन चंद्रा लिखे हों, चाहे सुमित सरकार लिखे हों, जो अथॉरिटी वाली किताब है, उन सभी किताब में, यहाँ तक कि आरएसएस के जो अपने विंग के हिस्टोरियन है वो भी हमें बता दे कि इन्होंने क्या किया। वीर सावरकर के नाम पे माला जपते हैं कि वीर सावरकर ने अंडमान निकोबार जेल में थे, और जेल में रह करके इन्होंने देशभक्ति की बातें की। इन्होंने बहुत तरह से षड्यंत्र रचने की कोशिश की कि वीर सावरकर को हम बड़ा बना दें, लेकिन जबरदस्ती झूठ का इतिहास लिखने से क्या इतिहास बन सकता है? तो एज ए हिस्टोरियन मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस का इस देश में कोई योगदान नहीं है, बल्कि 1925 के बाद से लगातार इन्होंने इस देश के संविधान को तो छोड़िए, इन्होंने
मनुस्मृति लागू करने के लिए बहुत परेशान है और आज भी ये परेशान है। इन्होंने मिथिकल हिस्ट्री गढ़कर, बाइनरी हिस्ट्री गढ़ करके, हिंदू मुसलमान की हिस्ट्री गढ़ करके बाइनरी करने की कोशिश किया है। और इस सच्चाई का सबसे अधिक जोड़ तोड़ अगर किसी को समझ में आया है तो समाज पार्टी के पहले बाम सिर्फ नामक संगठन ने इनके हिस्ट्री को एक्सपोज किया है। ये किसी से नहीं डरते हैं, ये इनको कांग्रेस से डर नहीं है, इनको समाजवादी पार्टी से डर नहीं, इनको दूसरी किसी पार्टियों से डर नहीं। इनको अगर डर है किसी बात का तो बाम सिर्फ नागरिक संगठन से डर है और अम्बेडकरवादी विचारधारा से डर है। मैंने पहले ही कहा था कि ये दो सभ्यताओं का टकराव, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी कोई विचारधारा की बात नहीं, हमारी सभ्यता की बात है। और ये सभ्यता प्राचीन काल के गौतम बुद्ध से लेकर के आज जो साहब कांसीराम और आज के जो हमारे समाज के लोग लड़े, उस परंपरा की बात कर रहा हूं। इस परंपरा को सबसे अधिक एक्सपोज, अगर इस परंपरा को सबसे अधिक डर है किसी बात का तो आरएसएस के लोगों का डर है, क्योंकि इनकी जो खोखलेवादी विचारधारा है केवल मिथिकल हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है, जबकि हम लोग वैज्ञानिक धर्म को मानते हैं, वैज्ञानिक चेतना को मानते हैं और हम ही लोग हैं भाईचारे की बात करते हैं। इन्होंने भाईचारे की तो बात की नहीं, इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांट दिया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एससी एसटी ओबीसी का एक लिस्ट बनाई और भाईचारे की कॉन्सेप्ट को दिया। आप ये देखिए, लगातार भाईचारे के कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन्होंने पूरे देश में ये कहा गया कि हम किसी जाति के नहीं मानते, हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम अपने भाईचारे की बात को मानते हैं। हमारा धर्म प्रबुद्ध भारत बनाना है, हमारा जो लक्ष्य है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है। हमारा जो विचारधारा है, हर व्यक्ति को सॉवरेंटी मिलना चाहिए, संप्रभुता मिलना चाहिए। संप्रभुता का मतलब ये नहीं था कि हम केवल और केवल देश की बात करें, हम ये बात करें यदि इस देश संप्रभु हो सकता है तो एक व्यक्ति भी संप्रभु हो सकता है। हम हर व्यक्ति की संप्रभुता की बात करते हैं। हिंदू कोड बिल के माध्यम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने न केवल उन महिलाओं को हौसला बढ़ाया है जो दलित वंचित तबके की थी, बल्कि अपर कास्ट की महिलाओं को भी अधिकार दिया है, जिसकी बात शायद कोई नहीं करना चाहता। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे हैं। आज ये देखिए, हर पार्टी को ये बात समझ में आने लगी है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इंपॉर्टेंस क्या है। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महत्व बड़ा है, और इतना महत्व बड़ा है कि बीजेपी मजबूर होकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करने लगी। बीजेपी मजबूर हो गई, आरएसएस मजबूर हो गई, कांग्रेस मजबूर हो गई। इसी लोकसभा में जो कभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नहीं लेना चाहते थे, सब लोगों ने एक साथ जय भीम कहा। इसी कांग्रेस की सरकार ने कभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से भागती थी, आज राहुल गांधी को मजबूर कर दिया है हाथ में संविधान लेकर के पूरे भारत में यात्रा निकालने की। तो ये बात जानते हैं आरएसएस के लोग, ये हिंदू धर्म के लोग ये जानते हैं कि यदि किसी बात से हिंदू धर्म को डर है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बातों से डर है, ये बहुजन समाज का आइडिया से डर है, ये बाबू जगदीश कुशवाहा की विचारधारा से डरते हैं, ये स्वामी प्रसाद जो हमारे मौर्य समाज के उनसे डरते हैं, ये साहब कांसीराम को विचारधारा से डरते हैं। इनको डर है बीपी मंडल को उस आइडिया से कि यदि बीपी मंडल के लोग राजी हो जाएं तो पेरियार ललई यादव को हाथ में लेकर के इनके जो विचारधारा है मनुस्मृति को तोड़ फेंकेंगे। और हमने तोड़ा है, हमने मनुस्मृति को अपने समय में लागू होने नहीं दिया है। ये लगातार, ये देखिए किसके वजह से अनिल मिश्रा कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गंदे आदमी है। क्यों डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लगातार रेलेवेंस है, उनके आइडिया को खारिज करने वाला कोई नहीं है। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बातों से, बहुजन समाज के विचारधारा से ये डरते हैं और ये डरेंगे आज नहीं तो कल। ये देखिए, इनका अंतिम समय चल रहा है। ये ज्यादा दिन तक मनुस्मृति आधारित समाज को रक्षा नहीं कर सकते। आज ब्राह्मण हमेशा एससी एसटी ओबीसी को आगे लाता था, आज ब्राह्मण मजबूर हो चुका है अपने आप सड़क पर उतरने के लिए। अनिल मिश्रा कौन है? ये ब्राह्मण अपने आप सड़क पर उतर रहा है, पहले नहीं उतरते थे लोग। ये जो आपके जो हनुमान वाला मानने वाला जो कथावाचक है, वो लगातार कह रहा है कि इस देश में मनुस्मृति को लागू करना है। ये सारे ब्राह्मण हैं जो आज सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि ये समझने लगे हैं कि अब बहुजन समाज के लोग जग चुके हैं, उनको हम किसी कीमत पे दबा नहीं सकते। आपने देखा कि बहुजन समाज की पार्टी तो छोड़िए, बहुजन समाज के जो एससी एसटी के जो प्रोफेसर हैं, जब इस देश ने लागू कर 13 पॉइंट रोस्टर पे बात करने की कोशिश की गई तो हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी वो सड़क पर उतर गए। आज किसी भी बच्चे को आप दबा नहीं सकते, बहुजन समाज के लोगों को। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है, एक्सपोज हो गया। मैंने पहले भी कई बार लिखा है कि अभी जो दीपावली मनाई गई, बहुत से दलित समाज के घरों में दीपावली नहीं मनाई गई
और मैंने लिखा था कि दीपावली से दूर होते दलित। अभी हाल की ही बात मैं बता रहा हूँ। ये जी जी आप कितना हमें परेशान करेंगे, कितना हमें दबाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे और इनके बताई बनाई हुई विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे। जी विवेक। जी जी जी। तो साथियों, हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे जो हमने क्वेश्चन रखे उस पे अपनी बातें रखी। साथियों, मानवर काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जिस दिन दुश्मन जो है वो सड़कों पे अगर आ जाए, जो मेन दुश्मन है, जो हाइट पहले दूसरे के कंधों पर रखकर वार करता था, लेकिन आज के डेट में प्रोफेसर विक्रम जी ने कई बातों का जिक्र किया, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे आनंद स्वरूप जी हैं, जैसे जो संविधान के निर्माता को भद्दी भद्दिया गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ चीफ जस्टिस इंडिया के ऊपर भी जूते फेंके जा रहे हैं। तमाम उन्होंने तमाम जो आज के डेट में जो मुद्दे हो रहे हैं उस पे बातें रखी। साथियों, अब वो समाज वास्तविकता है कि आज का समाज जो है जग चुका है और आज हम सत्ता में नहीं है। बहुजन समाज की कोई भी पार्टी अधिकतर जो विचार विचार वाली पार्टियां हैं सत्ता में नहीं है, फिर भी इनको खौफ है कि आज जो है, क्योंकि ये इनका रास्ता है बेईमानी का, इनका रास्ता है वोट चोरी करके तमाम सत्ता के रास्तों में रास्ते से ये पार्लियामेंट में पहुंच गए। लेकिन इनको खौफ ये है कि अम्बेडकरवादी लोग जब तक रहेंगे तब तक इनका जो मन में जो मनुस्मृति पल रहा है वो लागू नहीं हो पाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सर ने जो बातें कही उस विवेक पर अपनी विवेक राय है। विवेक जी जी एक बात और कह देना चाहता हूं कि जी आने वाले वर्षों में इस देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रिलीवेंट होगा। और 1930 का 32 का जो पूना 1930 का जो पूना पैक्ट हुआ था, उस पूना पैक्ट पे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शर्तें बताई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट लागू होगा। आने वाले वर्षों में चाहे किसी की भी सरकार हो, सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करवाएंगे। और जो दलित समाज के जो दलाल पैदा हो रहे हैं पार्लियामेंट में, उसको हम तोड़ेंगे। और आने वाले वर्षों में यह देश बहुजन समाज का होगा। और ये इसी बात से वो खौफ खाते हैं। और ये पूना जी पैक्ट के माध्यम से हम सारे अपने अधिकार को ले लेंगे, जिसकी वजह से ये नहीं चाहते कि हम अधिकार मिले। जी। तो साथियों, सर ने जो कही उस पे आप याद दीजिए, क्योंकि साथियों, इनकी जो व्यवस्था टिकी हुई है वो गैर बराबरी, छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं पे टिकट हुई है। वो काफी दिन तक चलने वाली नहीं है। इनको भी पता है कि अब एआई का जमाना चल रहा है और चैट जीपीटी का जमाना चल रहा है, जेन जी की बातें चल रही है। बहुत दिन तक इनकी बातें चलने वाली नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।